नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज महाराष्ट्र के महासंकट पर। मैं हूं विजय त्रिवेदी, मेरे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज इंडिया का मतलब है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, ताकि आपको सच्ची और असली खबर पता चल सके। महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी सियासी संकट के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी शिंदे गुट के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। ये खबर हालांकि सूत्रों से है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी अब शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के शिंदे फडणवीस फार्मूले का भी सामने आ गया है। फार्मूले के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। सूत्रों की बात को माने तो फिलहाल बीजेपी और शिंदे गुट के बीच 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये बड़ा मौका है। पिछले 7 दिनों में ये पहली बार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिन्हें मास्टरमाइंड माना जाता है देवेंद्र फडणवीस, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार के गठन को लेकर पार्टी आलाकमान के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। जी, इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं रवि सराफ, जो पिछले 7 दिन से लगातार वहां नजर रखे हुए हैं, और इकबाल परवेज साहब मुंबई में हैं, जो हर पल, क्योंकि मुंबई तो कहा जाता है कि रातों का शहर है, तो इकबाल परवेज साहब के लिए रात और दिन बराबर हैं। और वैसे भी अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कुछ फर्क ही नहीं लग रहा। रवि सराफ, क्या ये जो 7 दिन से कब्जा हो रखा है, गुवाहाटी से आप मुंबई चला रहे हैं, इसमें अब संभावना बढ़ रही है कि सरकार बन सकती है और एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं तो? बिल्कुल सर, देखिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा तेज है और लगातार एकनाथ शिंदे आज सुबह 10 बजे से ही अपने तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और मंथन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। जो अभी मौजूदा मंत्री है उनको रिपीट कराया जाएगा, तो संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार बागी विधायकों की फहरिस्त जो है लंबी होती जा रही है। तो एक चुनौती बहुत बड़ी एकनाथ शिंदे के पास ये है कि इन विधायकों को संतुष्ट रख पाना। हमारे जो सोर्सेस वो बता रहे हैं कि कई बार अंदर इस होटल रेडिसन होटल में विधायकों के बीच में मनभेद भी हुआ है, असुरक्षा की भावना भी उनके मन में उत्पन्न हुई। तो तमाम विधायकों के मन टटोलने में लगातार एकनाथ शिंदे लगे हुए हैं, और एक लंबा वक्त जो है इस होटल में अब तक विधायकों का गुजर चुका है, और आगे ही बताया जा रहा है कि कुछ और वक्त इन तमाम विधायकों को इस होटल में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। 5 जुलाई तक होटल की बुकिंग यहाँ पर रखी गई है, और विधायकों का आने का भी क्रम जो है जारी है। एक सूचना मिल रही है कि एक और विधायक महाराष्ट्र से रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद इस होटल में पहुंच जाएंगे। रवि, एक बात समझाइए कि ये जो सारे विधायक शिवसेना से छूट कर और या टूट कर वहां पहुंचे गुवाहाटी में, तो जनसेवा के लिए वहां तो 50 विधायक आप बता रहे हैं, और जनसेवा का मौका मिल रहा है 6 मंत्रियों को, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती, यही मैं बता रहा था कि एकनाथ शिंदे के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो तमाम यहाँ पर विधायक मौजूद हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कुछ इसमें से मौजूदा मंत्री एमएलसी भी यहाँ आ चुके हैं, तो ऐसे में निर्दलीय विधायक भी हैं, तो उनका गुट अलग चल रहा है कि उस निर्दलीय विधायकों का नेता कौन होगा, प्रतिनिधि कौन करेगा, और कितने उस निर्दलीय बागी विधायकों में से मंत्री बनाया जाएगा। तो एक बड़ा चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने भी बना हुआ है कि किस तरीके से इन तमाम विधायकों के मन में जो बातें चल रही है, हालांकि नेता तो एकनाथ शिंदे को चुन लिया इन तमाम विधायकों ने, पर उसके बावजूद भी अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने अलग अलग गुट बनाए हुए हैं। और इस वक्त मौजूदा अगर गुवाहाटी की बात करें तो शिवसेना कैंप के भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो गुवाहाटी मौजूद है, और लगातार इन तमाम विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि जो होटल में काम करने वाले स्टाफ हैं उनके फोन को भी जब्त कर लिया गया है, और उन्हें भी फोन ले जाने के अंदर अनुमति नहीं दी गई है। जी रवि, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इकबाल साहब, मुंबई में अक्सर ये होता है कि फिल्म जब शुरू होती है, स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है, हीरो को सुनाई जाती है, डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को सुनाई जाती है, उसके बाद बनते बनते जब वो आती है वहाँ पर इस शूट होने के लिए, तब तक बहुत सारे रोल्स बदल जाते हैं। उसके जो लीड कैरेक्टर्स हैं, उनके जो जिनको बनाया गया है, जिनको चुना गया है, जिनकी कास्टिंग की गई है, उसमें से बहुत चेहरे बदल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी करीब करीब ऐसा ही हो रहा है, तो कितने चेहरे बदल सकते हैं इस नई फिल्म में?
जी बिल्कुल सही आपने कहा विजय जी, कि अक्सर जब फिल्म शुरू होती है ऑन पेपर कुछ और होती है और जब स्क्रीन पर आती है तो कई चीजें उसमें बदली हुई नजर आती हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर भी देखिए राजनीति में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अभी 2:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में भी जो 3 खास चीजें हैं उन पर बहस होने की चर्चा है कि इन 3 मुद्दों पर बहस हो सकती है कि जिन मंत्रियों को, जी हाँ, जिन मंत्रियों को, 9 मंत्रियों को, बाकी मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया है, उनकी जगह पर किन लोगों को जगह दी जाए। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि अब ढाढ़स भी बनाने की जरूरत है। जो उद्धव ठाकरे हैं या आदित्य ठाकरे हैं, जो बचे हुए नेता हैं शिवसेना के, उनको किस तरह से ढाढ़स बनाएं, उनको किस तरह से भरोसा दिलाएं कि हम अभी मजबूत हैं, हम अभी हार मानने वाले नहीं हैं। और तीसरी चीज ये भी है, वहां पर जो बहस होने की जो आशंका, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि किस तरह से वहां पर भी जो लोग हैं, जो गए हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जब फ्लोर टेस्ट पर आएंगे तो वो हमारी तरफ आ सकते हैं। तो इन सारी बातों पर चर्चा होने वाली है। 2:30 बजे इसके लिए समय रखा गया है कैबिनेट के मीटिंग के लिए। अब इस फिल्म का देखिए क्लाइमैक्स क्या होगा, इस पर तो सस्पेंस पहले दिन से ही बना हुआ है। जी, क्लाइमैक्स का तो इंतजार करेंगे हम। क्लाइमैक्स तो तभी देखना चाहिए, जानना चाहिए जब फिल्म शुरू हो जाए। हम लोग देख रहे हैं फिल्म को, अभी इंटरवल भी हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं। मुंबई से ही पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष को आप जानते ही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को न केवल जानते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। और इसीलिए पीयूष कहीं भी रहें, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं पहुंच जाएं, दिल्ली पहुंच जाएं, गुवाहाटी पहुंच जाएं, सूरत पहुंच जाएं या रात को वडोदरा पहुंच जाएं इंदौर होते हुए, पीयूष को खबर रहती है। पीयूष, अभी तक तो ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि बीजेपी शिवसेना के जो शिंदे गुट है वो सरकार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, लेकिन मंत्रियों की जो एक संभावित लिस्ट है वो जारी हो गई। ये क्या खेल है? शादी की डेट तय नहीं हुई है, आपने बारातियों के सारे रूम बुक कर दिए। देखिए, लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदलती जा रही है और रोज नए घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके बाद कल जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है तब ज्यादा घटनाक्रम तेजी से यहाँ होता है। देवेंद्र फडणवीस, जिनके आवास के बाहर मैं खड़ा हूँ, वो फिलहाल तो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, लेकिन घटनाक्रम अभी भी उनके आवास पर लगातार जारी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी उनके आवास के भीतर मौजूद हैं और कल देर रात तक मौजूद थे। तमाम मंत्रणाएं हुई हैं, तमाम बातें हुई हैं। बैठकों का दौर तो भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है और वही बैठकों का दौर देर रात तक चला और तमाम चीजें ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड सामने आई, जिसमें से एक ये भी है कि 50-50 का, अगर सत्ता में आते हैं तो 50-50 का फार्मूला होगा। शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 50-50 का फार्मूला होगा और ताजपोशी या चेहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। 2019 में उन्होंने शपथ ली थी लेकिन सत्ता नहीं चला पाए, लेकिन इस बार अगर सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही शपथ लेंगे, ये भी बात तय मानी जा रही है। सर जी, दीपक चौबे भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी हैं जो दिल्ली में इस वक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर, जहां पर मास्टर की रखी हुई है और मास्टर प्लान बनाने वाले जो भी लोग हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो सब लोग यहाँ हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली पहुंच रहे हैं, जैसे पीयूष ने बताया। तो दीपक, क्या ये कंफर्म है कि अब मुलाकात होगी होम मिनिस्टर साहब से, जेपी नड्डा साहब से, या जो भी लोग हैं, प्रधानमंत्री तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, और अब क्या बीजेपी ने क्लीन चिट दे दी है या हरी झंडी दे दी है कि आगे बढ़िए फडणवीस साहब, हम आपके साथ हैं, मुख्यमंत्री बनिए? ये देखिए किस तरीके से कह रहे थे कि अब हरी झंडी बिल्कुल मिल रही है और अब से थोड़ी देर बाद देवेंद्र फडणवीस जो है पूर्व मुख्यमंत्री, वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधा गृह मंत्री से उनका मिलने का प्रोग्राम है अब, क्योंकि वो सीधा एयरपोर्ट से सीधा गृह मंत्री के आवास जाएंगे और वहां मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मिलेंगे, क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है बीजेपी में, तो इसीलिए संगठन महामंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक खाका तैयार किया जाएगा कि दिल्ली से ऐसे कौन से नेता हैं जो महाराष्ट्र आएंगे। हालांकि देखिए, अभी 2 पर्यवेक्षकों की बातचीत की जा रही है कि 2 पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से वहां जाएंगे और जो बात करेंगे, जिस तरीके से शिंदे ग्रुप ने कहा है कि असली शिवसेना हम हैं, और लगातार जिसमें हनुमान चालीसा और ये सब विवाद हुआ, उसके बाद लगातार शिंदे ग्रुप अब कह रहा है कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाने के तैयार है। तो अब बीजेपी अब फ्रंट फुट पे आने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले वो जो चुटकी थी वो अब बीजेपी तोड़ देगी। आज जब देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आधा, मतलब मान लीजिए कि 80% तैयारियां पूरी हो जाएंगी कि बीजेपी सरकार बनाएगी। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि 1 तारीख से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है और 1 तारीख से पहले वो महाराष्ट्र में सरकार भी बना लेगी, क्योंकि देखिए 2 और 3 तारीख को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है।
हैदराबाद में। जी तो ये तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं दीपक कि 1 तारीख से पहले वहां महाराष्ट्र में शपथ ले ली जाएगी और फिर उसका जश्न जो है हैदराबाद में मनाया जाएगा नेशनल एग्जीक्यूटिव में। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे हम। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए और मेरा ज्ञानवर्धन करते रहिए, क्योंकि खबर मुझे मिलती रहती है। तो 100% खबर के लिए जरूरी है कि आप सब लोग ग्राउंड जीरो पर बने रहें। और महाराष्ट्र का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस कार्यक्रम के लिए बने हुए हैं जिनसे हम महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब एनसीपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी साहब शिवसेना के प्रवक्ता हैं, बहुत जाना माना चेहरा हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ब्रजमोहन जी आपका बहुत स्वागत है, यासिर साहब आपका बहुत स्वागत है। किशोर जी, सबसे ज्यादा आनंद तो आपकी मुस्कुराहट से आता है लेकिन आपकी मुस्कुराहट जितनी खिलकर दिखाई देती है उतनी अंदर से गंभीर होती है। तो मेरा जैसा जो आदमी है वो समझ नहीं पाता कि किशोर जी की इस मुस्कुराहट को कैसे लूं। ये सरकार बचेगी उसकी मुस्कुराहट है, सरकार नहीं बनने देंगे उसकी मुस्कुराहट है। विजय त्रिवेदी, मेरे ख्याल से तुम्हारा मेरा साथ करीबन 30 साल पुराना है। तो अब मैं बता दूं कि पार्टी पे संकट है। पार्टी उद्धव जी ने जिस पे विश्वास किया वही लोग गुवाहाटी में जाके बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि गुवाहाटी में जो बैठे हैं उनके जो स्पोक्स पर्सन है दीपक केसरकर, वो कहते हैं कि मेरा नेता उद्धव ठाकरे है। एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि हमारे नेता उद्धव ठाकरे है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि अगर उनकी सरकार है और सरकार बनाना चाहते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्हें उद्धव जी से ही बात करनी पड़ेगी। हमने तो हमारा मन बना लिया, बताता हूँ। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत बार लोग आके गए और जाते रहते लोग, और निष्ठा और राजनीति के अंदर क्या व्यवस्था है ये भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एक दिन हमारे साथ रहते, दूसरे दिन फिर वो एक चार्टर प्लेन आता उनको ले जाता। तो अब उद्धव जी के दिल की बात क्या बताऊं मैं, कैसा लगता होगा यार, अभी मुझे बताओ। 4 दिन हमारे पास रहते, 5वें दिन वहां चले जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यवस्था कुछ तो भी है। एक तो गठबंधन का कुछ इशू होगा, लेकिन ऐसे भी लोग चले गए जहां पे राष्ट्रवादी पार्टी अस्तित्व में नहीं है, जिन्हें उद्धव जी ने सब कुछ दिया, वो भी लोग चले गए। अब ईडी की नोटिस बोले तो 10-12 लोगों को नोटिस है, लेकिन बचे वाले लोग भी चले गए। तो महाप्रसाद का खेल है, महाप्रसाद जो मिल रहा है उससे लोग जा रहे हैं, ऐसी बड़ी चर्चा है। मेरे दोस्त भी है वहां, मेरे दोस्त भी गए और ना उनको अभी अधूरे ही पैसे दिए, लेकिन नोटे नगद है, चोरी है, 2000 की है, इतना कंफर्म किया उन्होंने। सर आपके दोस्त कहाँ नहीं है, पहली बात तो ये हो सकता है वो देने वालों में भी आपके दोस्त हों, लेने वालों में भी आपके दोस्त हो, जैसा आप कह रहे हैं। एक चीज और समझाइए मुझे कि अभी मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को कि ये 3 दिन में क्या आपने बुलेट ट्रेन चलाई थी फैसलों की, इस सब का क्या मायने है? देखो विजय त्रिवेदी जी, एक बात बता दूं तुमको मैं कि जब तक लोक नियुक्त सरकार है वो सब निर्णय ले सकती। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है भगत सिंह कोश्यारी जी, ये कितनी भी पूछताछ करे कुछ होता नहीं। नई सरकार आएगी तो वो उसको निरस्त कर सकती है, लेकिन वो कोश्यारी साहब के पास कोई अधिकार नहीं कि वो सरकार को रोक ले। लेकिन उद्धव जी कोश्यारी साहब ने तो आपकी सरकार बनाई थी। उद्धव साहब को शपथ तो मेरे ख्याल से कोश्यारी जी ने दिलाई थी। नहीं, कोश्यारी जी का बर्ताव अपने गरिमा को शोभा देने वाला नहीं रहा। राज्यपाल कम रहे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा रहे, ये बहुत बुरा हुआ। बीजेपी निष्ठा का बाजार लगा देती है। तो अभी तो हमने तय कर लिया है कि जो कुछ है जनता के द्वार जाके ही फैसला करेंगे, क्योंकि ये लोग भी 4-4, 5-5 बार, कुछ लोग 6 बार एमएलए बने थे, तो नीचे के कैडर को चांस ही नहीं मिला था। ये सब बाला साहब ठाकरे के नाम पे चुन के आते थे। तो अब हम पार्टी में नए लोगों को नया उत्साह भर गया है और नए से जाएंगे। और बाला साहब ठाकरे की विरासत और उद्धव जी ने अपनी राजनीतिक जो लकीर खींची है, उसके बाद में विजय जी में एक बताता हूँ, हमको आदिवासी, SC, ST और माइनॉरिटी जो हमको अछूत मानते थे, ये
बीजेपी वाले हिंदुत्व के वजह से वो लोग भी हमारे पास आ गए। मुझे एक इक्वेशन नहीं समझा कि बीजेपी से दूर जाने के बाद हम हिंदुत्व के खिलाफ हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आता ये बीजेपी और हिंदुत्व 2022 में साला हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इनकी तो हिसाब होनी चाहिए। ठीक है, इनका हिसाब हम करेंगे। हाँ, इस पर चर्चा करेंगे। यासिर साहब के पास मैं आऊँगा, किशोर जी ने जो कहा, लेकिन उससे पहले मैं ब्रजमोहन जी से भी पूछ लेता हूँ ताकि दोनों लोगों का जवाब जो है यासिर साहब से ले सकूँ। ब्रजमोहन जी, सबसे बात बड़ी है कि किशोर जी की मुस्कुराहट तब तक बनी रह सकती थी जब तक आपकी पार्टी इसको सारे प्लान को ठीक से करती। अब देश भर में तो सबसे बड़ा चाणक्य शरद पवार जी को माना जाता है, लेकिन ये जो चेस चली गई वहां पर, उसमें कहां पर मात हो गई? कौन से प्यादे, कौन से वजीर आपके ऐसे हुए कि ये मात तक पहुंच गए और चाणक्य साहब को खबर नहीं मिली? उद्धव साहब को तो समझ में आता है कि वो शरद पवार जी के भरोसे बैठे थे। किशोर जी बता रहे थे। नहीं विजय भाई, कोई मात नहीं हुई है। हमारी पार्टी पूरी तौर से, महाविकास अघाड़ी पूरी तौर से सत्ता में है जी, और राज्य के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी है जी, और लगातार फैसले हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई 3 रोज में आपने जो फैसले लिए हैं 200-250, उसकी जानकारी आप हमको दीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार पूरी तौर से बहुमत में है और पूरी शक्ति के साथ जन सेवा के लिए तत्पर है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सर, तो मैं सोचता हूं एक खबर चल रही है कि राज्यपाल जो है फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, तो क्या आपने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी है कि वो फ्लोर टेस्ट पर जाएं? सलाह की इसमें जरूरत ही नहीं है मुख्यमंत्री जी को। यदि कोई आदेश होगा तो उस आदेश का पालन किया जाएगा, क्योंकि ये एक संविधान के अंतर्गत चुनी हुई सरकार है ना। तो जो संविधान में प्रावधान है उसका पूरा पालन किया जाएगा, नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। क्यों नहीं? अभी आप देखिए, मतलब इसका मतलब मैं समझूं कि आप जो है फ्लोर टेस्ट पर जाने के लिए तैयार हैं। जरूर। तो मैं सोचता हूँ शायद इस बात को तो बहुत पहले दिन से कहा जा रहा है। ठीक है, इस बार ये सारा फैसला फ्लोर टेस्ट के माध्यम से तय हो पाएगा। हम लोग तो पहले दिन से बोल रहे हैं। जी, यासिर साहब, ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन छोटी सी कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ। ये फ्लोर टेस्ट पर जाने के लिए सब लोग तैयार थे, आप ही इतने दिन से चुपचाप बैठे हुए थे। ये सारा ड्रोन से जो सरकार बनाने की जो एक्सरसाइज हो रही थी, इसको सीधा ही कर लेते। जब आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं तो ड्रोन के थ्रू तो बनती नहीं सरकार, फ्लोर टेस्ट से ही बनती है ना। आप तैयार हैं फ्लोर टेस्ट पर जाने के लिए? आप देखिए, एक तो सबसे पहले आप हमारे 2 पैनलिस्ट हैं, एक शिवसेना, दूसरे एनसीपी। दोनों में समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं। आपको देखिए, अभी इस डिबेट में आप समझिए कि किशोर तिवारी जी मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हार चुके हैं। हमारे एनसीपी के नेता थोड़े से उत्साहित इसलिए हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं अभी भी पवार साहब पे यकीन है कि कुछ खेल कर देंगे, लेकिन इनके अपने लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। और जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है, अंदर की खबर आपको विजय जी बताऊं, एनसीपी भी टूट के कगार पे खड़ी। ये अपने घर को भी थोड़ा ध्यान से फोकस करें, नहीं तो क्या खेल होने जा रहा है, इनके हाथ से सब कुछ ना निकल जाए। सर, वो उनकी चिंता मैं समझ गया। मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूँ कि आपका घर का क्या हाल है, आपके घर का क्या हाल है। तो सबकी अचकन तैयार हो गई है, सबके सूट बन गए हैं। हमारा घर, हमारा नेतृत्व, हमारे लोग, हम सब पे भरोसा है। और जब भरोसा होगा तो बहुत अच्छा होगा महाराष्ट्र के जनमानस के लिए। नहीं, अभी 7 दिन से तो आप कह रहे थे कि बीजेपी, यासिर साहब 7 दिन से तो आप कह रहे थे कि आप इस गेम में शामिल ही नहीं है। नहीं, हम अभी भी आपसे यही कह रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, या आप समझ लें। ये दोनों, इनके खुद के नेता और एमएलए गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, इनके कुछ जो 2-4 नेता हैं वो मुंबई चौपाटी में बुला रहे हैं लोगों को। ठीक है, ये भी तो है, गुवाहाटी और चौपाटी का ये खेल शिवसेना कर रही है, और लड़ाई जो एक्चुअल शिवसेना है उसको लेके कि अब शिवसेना किसके तरफ रहेगी, जो एकनाथ शिंदे की तरफ दिख रही है। उनके पास एमएलए की तादाद ज्यादा है। जिलानी साहब, इस पर बात करेंगे। जो पॉलिटिकल टूरिज्म आपने अभी किया है पिछले 7 दिन में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर चलते हैं, फिर छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। लेकिन आप कहीं नहीं जाने का, क्योंकि महाराष्ट्र पर एक विद्वत पैनल के साथ गंभीर चर्चा हो रही है। आपको महाराष्ट्र का एक एक हिस्सा, एक एक पत्ता साफ हो जाएगा। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति के महासंकट पर। 7 दिन हो गए, वो 7 दिन जिसमें महाराष्ट्र की सरकार के गिरने की नौबत आई, विधायकों में टूट हुई, शिवसेना में टूट हुई, बागी विधायक सूरत से
होते हुए गुवाहाटी तक पहुंच गए और अभी दिल्ली पहुंचने की काम चल रहा है। दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है। मुंबई में क्या हो रहा है, इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता किशोर तिवारी साहब हमारे साथ हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब एनसीपी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आप जैसे विद्वत लोगों के बाद एक बात समझाइए, आप इतना राजनीति को, डेमोक्रेसी को इतना अच्छा समझते हैं। नवंबर 2019 में जब सरकार बनने वाली थी, चुनाव हुए थे और आपने और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास 106 सीटें मिली, शिवसेना के पास 55 सीटें मिली। तो मुझे लगता है अगर किशोर तिवारी जी की सलाह होती तो शिवसेना का उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को सेडेशन लगाना पड़े, लाउड स्पीकर पर झगड़ा करना पड़े और फिर हिंदुत्व को लेकर संकट हो जाए उसके ब्रांड पर। एक बात मैं बता दूं, ये जिलानी जी पहले ही देख रहा हूं मैं कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता इसमें कूदा है। आज से शायद और आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं तुमको स्पष्ट करता हूं जी कि एक दिन का ये मसला नहीं है। 2019 में 14 में जब सरकार आई तभी ये लोग हमसे दूर चले गए थे जी। इन्होंने खुद होके विधानसभा का लड़ा, अपने इससे लड़ा, लेकिन ये सत्ता में नहीं आ सके, इसलिए हमारे साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन वो 5 साल के अंदर जो हमसे बर्ताव हुआ जी, ये सर शिंदे साहब के कुछ तस्वीरें हमको मिल रही हैं गुवाहाटी में। वो पहली बार दिखाई दे रहे हैं होटल के कैंपस में, बाहर दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अभी तक वो कमरे में ही दिखते थे या फिर काले शीशे की गाड़ियों में बंद होकर वो कहीं आया जाया करते थे। पहली बार वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये पिक्चर, सीधी पिक्चर्स आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की, जो शिवसेना गुट के बागी गुट के नेता हैं और सरकार बनाने की तैयारी का जो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। पहली बार वो होटल कैंपस में बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अब सार्वजनिक करने का वक्त आ गया है। किशोर जी, क्या अब ऐसा लग रहा है आपको कि ये सरकार बना लेंगे? और आप जो चर्चा कर रहे थे, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि तिवारी जी की अगर सलाह मान लेते उद्धव जी तो 2019 में ये सारा झगड़ा नहीं होता। आपने सलाह दी थी कि नहीं दी थी? नहीं, हमने सोचा था कि देवेंद्र को अपनी जगह दिखानी पड़ेगी और ये सब हमने बड़े नियोजन के साथ किया। आज भी मोदी जी को लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार आ जाए जी, तो वो बीजेपी को इस तरीके से तोड़ ताड़ के नहीं कर सकती। मैं अभी शिवसेना को इस प्रकार से विघटन करके नहीं कर सकती। एकनाथ शिंदे ये शिवसैनिक है, ये शिवसैनिक रहेंगे और एकनाथ शिंदे ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये विश्वास आज भी है। लेकिन अगर भाजपा महाराष्ट्र में सरकार लेने के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्परेट है तो अभी भी मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको अलाउ करेगी। उनको उद्धव जी से बात करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि उद्धव आज भी आपको लगता है कि उद्धव जी और बीजेपी, मतलब शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए ना। इस प्रकार से चार्टर प्लेन से इधर से उधर ले जाने से सरकारें थोड़ी गिरती। अरे आखिरी में एकनाथ शिंदे की पहचान शिवसेना है, उनके खून में शिवसेना है, वो कैसे क्या जाएंगे? और वो नेता मानते हैं उद्धव जी को, उनके स्पोक्स पर्सन दीपक केसरकर नेता मानते हैं उद्धव जी को। अरे नाराजगी है कुछ मुद्दों पे। जी ब्रजमोहन जी, किशोर जी का थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है जी। ब्रजमोहन जी, जिस तरह से किशोर जी कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मन डगमगा रहा है आपसे उनका। पर मैं अभी आपके विजुअल्स देख रहा हूँ, चारों तरफ से तो AK-47 लेके लोग खड़े हुए हैं। देखिए तो सही, जितने लोग आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ ही उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो क्या है ये देश को क्या बताना चाहते हैं कि इनको वहां पर पुलिस ने पूरी तौर से घेर रखा है और ये पुलिस अंततोगत्वा तो असम सरकार की, जो कि भाजपा शासित है। जी देखिए क्या है, वो तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी कहा था कि गवर्नर साहब को भी ये चिट्ठी लिखी है कि सुरक्षा दी जाए उनको। जी, पर असम में सुरक्षा किससे मांग रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है उनको पूरी तौर से घेरा हुआ है और शायद एक आध शब्द अगर गलत बोलते तो कहीं फायरिंग ना हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे तो। लेकिन ये बात तो सर, मुझे ये बात तो समझाइए, की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया हूँ।
इस सीन को देख के। जी जी नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि जैसे किशोर जी से बात हो रही है, वो कह रहे हैं ये सब लोग शिव सैनिक हैं और उद्धव जी से बात करनी चाहिए बीजेपी को, तो क्या मन डगमगा रहा है किशोर जी का, उनकी पार्टी का? आपका साथ छोड़ने की तैयारी तो नहीं हो रही है उनकी? देखिए विजय भाई, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, महाविकास अघाड़ी का जब गठन हुआ था जी, तो ये तीनों पार्टियों की सहमति से हुआ है जी, और इस बात को हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब और कांग्रेस के नेता आदरणीय नाना पटोले साहब बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं जी कि हमको महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे जी। उसके लिए यदि शिवसेना के नेताओं को ऐसा लगता है, और ये फैसला अंततोगत्वा आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को लेना है कि वो यदि सरकार का संचालन करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे, उसके लिए भी हम लोग सहमति दे चुके हैं जी। लेकिन कोई सामने तो आए। अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि कोई भारतीय जनता पार्टी तो ऊंट की चोरी न्यारे न्यारे करना चाहती है विजय भाई जी, सामने ही आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है जी। तो इससे क्योंकि साजिश कर रही है जी। अगर समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के मन में महाराष्ट्र को लेकर जरा सी भी चिंता होती तो इस मौके पर उनको सामने आना चाहिए था, लेकिन ना तो उनको महाराष्ट्र की चिंता है, ना उन्हें देश की एक आर्थिक राजधानी जो इस समय सबसे ज्यादा चिंतित है, ना उसकी चिंता की कोई फिक्र है उन लोगों को। तो ये जो सारा मामला है पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो एक चालबाजी है उसका शिकार हो रहा है और मुझे लगता है कि ये जो शिव सैनिक भी गए हैं ये भी शायद उसी का शिकार हो गए, क्योंकि सर एक चीज समझाइए मुझे, को तैयार नहीं है। ठीक है, वो तो समझ गया मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जिंदगी भर आप जो है शिवसेना को गाली देते रहे, उनको नाराज, उनसे गुस्सा दिखाते रहे कि ये हिंदुत्व पार्टी है, मराठा मानुष की पार्टी है और तमाम तरीके की गालियां, नाराजगी आप दिखाते रहे। एक छोटी सी 2.5 साल की सरकार बनाने के लिए आपने वो सब सिद्धांत और वो सब छोड़ दिया। देखिए विजय भाई, आपकी बात में बड़ी सार्थकता है। तो मैं आपको कह दूं कि राजनीति में जो एक राजनीतिक दल है भारत का जो अपने आप को बहुत कहता है मेरा चाल चरित्र चेहरा देख के वोट डालो और मैं सुचिता की राजनीति हम लोग करेंगे, राजनीति में हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, उनका यदि हम कंडक्ट देखें तो वो उन्होंने क्या किया था कश्मीर में, जिस विचारधारा को लगातार वो पोषित करते रहे उसी विचारधारा के विपरीत आदरणीय महबूबा मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं कि दोनों जगह बेमेल गठबंधन हुआ, आप ये कह रहे हैं कि दोनों जगह बेमेल गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो राजनीति के हालात होते हैं, क्योंकि आज 25 साल पहले या 30 साल पहले जो बात की गई है आज लगातार उसी चीज पे तो हम नहीं चल सकते और यदि हम वहीं पर जाके रुक जाएंगे तो स्टेग्नेशन हो जाएगा, वहीं पर हम थम जाएंगे। राजनीति का मतलब होता है सतत प्रगति और सतत परिवर्तन। तो अगर आज ऐसा लगता है कि इस प्रकार की आप देखिए ना कि कांग्रेस ने भी तो शिवसेना के साथ सहमति व्यक्त की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी की। अगर हम उनको मानते कि वो पूरी तौर से हिंदुत्व के ऊपर अडिग पार्टी है तो हमको उनके साथ बात ही नहीं करना चाहिए थी। हम लोगों ने भी अपने आप में परिवर्तन किया, इसी प्रकार से उन्होंने भी परिवर्तन किया और ये परिवर्तन आपने क्लीन चिट हुआ है। आपने क्लीन चिट दे दी अब शिवसेना को। शिवसेना को आज हिंदुत्व वाली पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते? आप मानते हैं ना? हम तो पहले दिन से मानते। जिस दिन ये गठबंधन हुआ है महाविकास अघाड़ी का उस दिन भी ये तय हुआ कि हमारी सरकार, मतलब आप जो है हिंदुत्व के साथ हैं। हम लोग शिवसेना के साथ हैं और शिवसेना की अपनी विचारधारा हिंदुत्व है जी, हमको उस पर कोई एतराज नहीं है। वो अपनी विचारधारा का विस्तार करें, हम लोगों ने कभी उस पर आपत्ति नहीं ली, ना ही उन्होंने हमारे विस्तार पर कोई आपत्ति ली है और ये गठन के पहले दिन तय हो गया था। जी यासिर साहब, आप एक तो साफ कर दीजिए कि जो इतने चिलमन में आप छिपे हुए थे इतने दिन से, आप साफ नजर आ रहे हैं। अभी शिंदे साहब की भी कुछ तस्वीर नजर आई। ब्रजमोहन जी ने कहा कि हालांकि वो पूरी सिक्योरिटी और AK-47 के बीच में घिरे हुए हैं, सिक्योरिटी के बीच में, खैर वो अलग इशू है, लेकिन क्या अब सरकार बनाने के लिए आप तैयार होंगे? थोड़ा सा तो साफ कर दीजिए। अब तो फडणवीस साहब पहुंचने वाले हैं दिल्ली मेरे ख्याल से। जी थोड़ा और इंतजार करिए विजय जी, सब कुछ दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। सामने दिख रहा है, एक नाथ शिंदे जी की बॉडी दिख रही है जी। आपने उद्धव ठाकरे साहब को देखा था कल और परसों, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। तो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही और सब सामने आएंगी और वहां पे अब सत्ता परिवर्तन के ऑलमोस्ट अपने लास्ट उस पे चल रहा है, क्योंकि 39 MLA एक नाथ शिंदे जी के साथ हैं, 12-13 MLA अब उद्धव ठाकरे साहब के साथ रह गए हैं और मुझे लगता है कि वो भी 12-13 में भी कई लोग
छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। तमाम सांसद एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। तो ये बैटल जो है ये एकनाथ शिंदे ने जीत की है और अब सामने जो सारा का सारा स्वरूप आएगा वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किस तरफ महाराष्ट्र की राजनीति जा रही है। और महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन के लिए एक पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज करा है एकनाथ शिंदे जी ने, क्योंकि वो अपने ही पार्टी के अपने ही नेता के जो कार्यक्रम जो उनको दिया गया था करने के लिए वो उससे नाराज थे। जिलानी साहब अपने ही नेताओं की उपेक्षा कर रहे थे, अपने ही लोगों से नहीं मिल रहे थे। ये देखिए ये बेसिक रीजन पे भी हमें इसको समझना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया। जिलानी साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब के पास बैटन है, बार बार पार्टी ये कहती रही कि एकनाथ शिंदे ही सब कुछ देख रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि इस बारात के दूल्हा एकनाथ शिंदे हैं और जब सरकार बनेगी तब भी दूल्हा वही रहेंगे, सरबाला बीजेपी बनेगी? नहीं, देखिए मैं आपको आपके साथ विजय जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपके सवालों का जवाब हम लोग देते हैं बड़ा संभल के। और मैंने तो हिम्मत करी है कि किशोर तिवारी जी ने ये इंगित भी कर दिया, मेरे पास मैसेज भी आ गया कि मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैसेज आ गया। तो हम सारी चीजों का आकलन बेहद तार्किक तरीके से आपके सामने रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। सिचुएशन सामने आने दीजिए, कौन दूल्हा बनेगा कौन सरबाला बनेगा ये आपके साथ जरूर चर्चा करके बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से पीछे हटेंगे। चलिए दूल्हा कौन बनेगा। अच्छा ये बताइए कि 1 तारीख से हैदराबाद में सभी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी हो रही है, कार्यसमिति हो रही है, तो क्या उसमें जश्न मनेगा? नहीं, देखिए आप अच्छा एक चीज आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका है उससे ज्यादा विजय जी जानते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सर, मैं आप सब लोगों से समझ के ही आप नहीं सुनिए तो सही। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो है वही कार्यकर्ता भी है और शीर्ष नेतृत्व भी है। हम अगर कोई चुनाव होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उसके बाद 2 सीटें वहां खाली हुई, जिस दिन खाली हुई उसी दिन से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है कार्यकर्ता वो उस बाई इलेक्शन में लग गया। और बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा कि हमने दोनों लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी। तो हमारे यहाँ एक मूल सिद्धांत है कि हम पहले दिन से और लास्ट दिन तक काम करते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता जनमानस के साथ जुड़ते हैं, अपने संगठन को कैसे जो बढ़ाया है उसको बरकरार रखें उसके लिए काम करते हैं। और हमारा सिद्धांत और दलों से बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं इससे सहमत हूँ कि आप राउंड द क्लॉक जो है 24 घंटे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और वो एक बड़ी जीत का कारण भी आपका बन रहा है। किशोर जी को जोड़ना, हम उसका उत्साह मनाएंगे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। जी, बस वही मैं पूछ रहा था कि ये उत्सव जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होगा कि नहीं होगा। नहीं, और बहुत सी सारी चीजें हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पिछले चुनाव हुए हैं उनको लेके और आगे की चुनाव की रणनीति 2 राज्यों में होने जा रहे हैं जो चुनाव, उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे और कैसे काम करना है, कैसे नीचे बूथ तक जाना है, पन्ना तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, वो उस रणनीति पे भी चर्चा होगी और सबको वहां पे लगाना है। और कार्यकर्ता लग चुके, काम कर रहे हैं। यही हमारे और दूसरे संगठन में फर्क हो जाता है कि दूसरा संगठन गफलत में आ जाता है, वो सत्ता के जैसे उसे मिलती है वो अपने जनमानस को भूल जाता है, वो अपने लिए काम करता है। हम देश के लिए और संगठन के लिए काम। जी किशोर जी, देखो मैं सुन रहा था और आसिर जिलानी को भी सुन रहा था और एकनाथ शिंदे जी को पूछ रहा था, लेकिन बीच में मेरा संपर्क टूट गया था जी और गुवाहाटी से मेरा संपर्क जुड़ गया था। हाँ, मुझे लगा कि आपने यहाँ से छोड़ के गुवाहाटी में संपर्क में लग गए हैं आप। अरे मैं बताता हूँ ना, तुमने जो नाम लिखा है ना, तुमने जो मिनिस्ट्री बता रहे और नाम लिखा है उससे 25 लोगों का ग्रिड हमारा तैयार हो गया है जी। आप पैसे भी मिल रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। आप विजय जी समझ लें कि आप भाजपा को ये सिर्फ भाजपा पे कटाक्ष और प्रहार कर रहे, खेल कर रहे किशोर तिवारी संपर्क में ये है। किशोर जी तो हमेशा संपर्क में रहते हैं। अरे जिलानी जी का संपर्क टूट गया। ऐसा है, मैं बताता हूँ कि एकनाथ शिंदे ये हमारे एकनाथ शिंदे ये बहुत ही कर्मठ नेता है जी। वो शिवसेना से, देखो आपने बोला फ्लोर ऑफ द हाउस के लिए कोश्यारी जी संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए बहुत तत्पर है एक दिन की जी, लेकिन नहीं तो बीजेपी लेटर दे रही है जी, नहीं तो एकनाथ शिंदे लेटर दे रहे हैं। अगर बीजेपी में दम है तो दे दे, मुंह के बल गिर जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ
ये सब शिवसैनिक है। हमारे नेता को उन्होंने कुछ अपनी तकलीफें बताई है, उनकी सारी तकलीफें गंभीरता से सोची जा रही है। जितने भी बयान आ रहे हैं उसको इग्नोर करो। उद्धव जी ठाकरे ये फाइनल कटाक्ष रखेंगे और सबके मन की बात करेंगे। तुम्हारा जमने वाला नहीं है जिलानी जी। जी तिवारी जी, आपकी आप पटाखे मत फोड़ना, जी कहीं पटाखे मत फोड़ना, क्योंकि तुमने इस पूरे डिबेट के 45 मिनट देखो डिबेट में विजय जी, जिलानी साहब 1 मिनट आता हूं मैं आपके पास, 1 मिनट आता हूं आपके पास। जिलानी साहब, तिवारी जी की बात को है ना मैं कभी किसी भी वक्त में खारिज नहीं करता। वो कह रहे हैं कि मुंह के बल गिरेगी बीजेपी, तो क्या इसका मैं मैसेज ये मानूं कि जब अभी 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक हो रही है तो मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को खुद सकते हैं कि भाई फ्लोर टेस्ट पर आते हैं, हम इनको मुंह के बल गिराना चाहते हैं? नहीं, ये देखो आंकड़ों के इसमें ये लोग अभी भी पिछड़ रहे हैं। आंकड़े अभी आप भी आंकड़े बताते हैं तो 20 का ही फर्क है। सर इनको जिलानी साहब को हाउस में आज जवाब दे ही दीजिएगा, आप बुला दीजिए, गवर्नर साहब को कहिए कि हाउस बुला लीजिए और जिलानी साहब को जवाब दे देते हैं। इतना इजी नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, फिर ये कोश्यारी जी कितना भी कार्यकर्ता इनमें बीजेपी का आ जाए, लेकिन हम पूरी लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था का पालन कर ही करेंगे। देखो, आप पैसा नासिक में छाप सकते हो, पैसा दे सकते हो, चार्टर प्लेन रख सकते हो, लोगों का दिल नहीं जीत सकते। अरे आपके पास जो गया वो तो खत्म हो गया। ये लोग भी डरे हुए हैं ना। अभी आपने लिस्ट ऑफ द मिनिस्टर बताया, तो जो मिनिस्टर भी बनना नहीं है और पॉलिटिकल करियर भी खत्म होना है। कौन आएगा आपके साथ? पैसे के साथ चले गए बेचारे। किसको पैसा अच्छा नहीं लगता? ठीक है, सब ठीक है। 50 करोड़ का खेल है, 3,000 करोड़ का खेला है। नीति भ्रष्ट राजकारण आप कर रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस बोला था, पार्टी विद डिफरेंस साबित हो रही है। पूरे भारत में आप अपनी सत्ता लाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 24/7 हम काम करते हैं सत्ता लाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जनसेवा के लिए नहीं। ये क्या बोलते हैं कि जिलानी जी एक शब्द बोल लेता हूँ। ये बोलते हैं कि उद्धव जी संपर्क नहीं करते थे। अरे मोदी जी को मिलना तो दूभर है, और मोदी जी के सामने कोई मुंह खोलता है तो उसका पॉलिटिकल करियर वहीं खत्म हो जाता है। कितना एकाधिकारशाह है। और अमित शाह के सामने भी आजकल लोग बैठते नहीं है, खड़े ही रहना पड़ता है। ये जिलानी साहब ज्यादा चाहिए, ठीक है, बहुत ताना चाहिए। देखिए विजय जी, अब तिवारी जी हो गए ना। देखिए इनके पास तो दूरबीन भी है और इनका कनेक्शन महाराष्ट्र में आपके बीच से जोड़ के इन्होंने चौपाटी से गुवाहाटी पहुंच गए। ये तो ये आप सारी जानकारी किशोर तिवारी जी पे है, कौन मंत्री बन रहा है, और ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो सारा खेल है इन्हीं की शिवसेना के एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो कर रहा है। और आप जो है इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। कमाल करते हैं, आप अपने घर को संभाल नहीं पाए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। जिस नेता को आप कह रहे हैं कि वो कल भी शिव सैनिक था, परसों भी वो शिव सैनिक रहेगा, वही आपसे नहीं संभला। वो आपके बाजू के नीचे से निकल के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो तिवारी जी आप में रही है ना। ठीक है, दूरबीन आप रखते हो कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसे काम होगा, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए क्योंकि आप दूरबीन के चक्कर में रह गए। महाराष्ट्र संभालना चाहिए था, महाराष्ट्र में अराजकता फैल गया, महाराष्ट्र में हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैल गया, महाराष्ट्र के 2 मंत्री जेल में हैं। इसमें किशोर तिवारी जी चर्चा नहीं करेंगे और कहेंगे कि मुझे 1 सेकंड चाहिए। जब 1 सेकंड मिलेगा तो फिर वही बात करेंगे। परिवार को देखना चाहिए था ना, कैसे नहीं संभला। 2.5 साल की सत्ता थी, आप ही के लोग मंत्री बन के बैठे हुए थे, वही शिवसैनिक मंत्री थे जो आपके नेता थे। ठीक है तिवारी जी, देखिए एक बात समझ लीजिए, यासिर जिलानी साहब ने कहा है कि बीजेपी दूध की धुली पार्टी है। अब इसमें कोई आपत्ति है आपको? नहीं, दूध जो है ना वो यूरिया मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। एक मिनट मैं एक बात करता हूँ। दरबारी लोगों की दखल अंदाजी कम होनी चाहिए और संपर्क बढ़ना चाहिए। इस पे आत्मचिंतन हो रहा है, लेकिन आपके पार्टी में भी दरबारी लोगों की ही चल रही है, ये आप भी जान लो। ये सब पार्टियों को लगा हुआ राजनीति में
ग्राउंड के लोगों का अपमान होता है तो ऐसी परिस्थिति आती है। ठीक है, उद्धव जी इसको एड्रेस करेंगे, इतना मैं बोलता हूँ। ठीक है श्रीवास्तव जी, आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ कि शिवसेना और बीजेपी तो पुराने दोस्त रहे, 29 साल उनकी दोस्त रही है, इन सब के चक्कर में आपका गड़बड़ जाला ज्यादा हो गया, ऐसा है क्या नुकसान? नहीं विजय भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। और जो अभी बात चली थी, आपने एक प्रश्न पूछा था क्या दूध धुली हुई पार्टी है, मैं कह रहा था दूध धुली हुई नहीं, वो दूध पिलाने वाली पार्टी है। खैर मैं आपसे कहना चाहता था कि इनके पास इनके पास मेंबरशिप नहीं है। ये धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं, उससे कभी बाज नहीं आते, अभी फिर ये आ गए। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं ये कह रहा था जिलानी साहब कि इनके पास जो संख्या कुल मिला के 17 लोगों की है। देखिए इसका बहुत बड़ा सबूत मैं आपको दे रहा हूं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिट लगाई उसमें कुल 17 लोग सामने आए हैं। एक रिट में 7 और एक में 10। अगर इनका ये दावा है कि वहां पर इनके समर्थन में 39, 50, 100 जो भी लोग हैं, तो अगर रिट जब लगी थी जिसमें इन्होंने 39 लोगों ने ये मांग की थी कि वहां पर हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो कम से कम उन 39 लोगों के दस्तखत तो होना चाहिए थे वकालतनामे पे। उसमें से कुल मिला के 7 आदमी सामने आए। जब गवर्नर साहब के पास पहुंचेंगे तब बताएंगे कि कितनी चिट्ठी पर कितने दस्तखत हैं। पर मैं विजय भाई दूसरी बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में इनको अपनी इस यूनिटी को या इस संख्या को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा मौका था। चलिए, और उस मौके को ये पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके पास वहां पे लोग नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, इनके पास वहां पे अगर मेंबरशिप होती तो अभी तक के सामने आ चुके होते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। किशोर तिवारी जी के पास बार बार गुवाहाटी से फोन आ रहा है, मेरे को लग रहा है, तो कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। चौपाटी से भी आ रहे हैं। चौपाटी से भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र का संकट बना हुआ है। अभी दिल्ली में कुछ एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं, मुंबई में कैबिनेट की बैठक हो रही है, एनसीपी अपना काम कर रही है। इस सब पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। तो अगर आपको सच खबर चाहिए, असली खबर चाहिए, तो न्यूज इंडिया 24/7 पर बने रहिए। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।